नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार रोयल आपका स्वागत करता हूं इन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमें पढ़ेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान का जो चैप्टर 3 है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम पादपों में लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है वो चीज़ हम पढ़ रहे थे। लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन जो है वो होता है पादप में लैंगिक जननांग यानी पुष्प में लैंगिक जननांग का कार्य पादप में पुष्प जो है वो करता है। अब एक पुष्प जो है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जायांग। इनमें से नर जननांग का कार्य जो है वो करता है पुंकेसर, या यूं कह सकते हैं पुमंग, जिसकी एक इकाई पुंकेसर होती है, और मादा जननांग का कार्य जो है वो करता है एक जायांग, जिसकी एक इकाई को हम कहते हैं अंडक। अब एक पुंकेसर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि नर जननांग का कार्य ये करता है, इसलिए यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण जो हैं वो बनते हैं। और इस परागकण में ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि परागकण में नर युग्मक बनते हैं, और आवर्तबीजी पादपों के एक परागकण में 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में दूसरा जो मादा भाग है, जिसकी एक इकाई अंडक है, इसके अलग अलग भाग हैं, जैसे वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। इस बीजांड में आगे जाकर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिससे आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद संरचना विकसित होती है। और यह मादा युग्मकोद्भिद संरचना जो है इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में अंत में जाकर एक अंड कोशिका जो काम करती है मादा युग्मक का, उसका निर्माण होता है। ये सारी चीजें जो है वो हम पिछले चैप्टर में या पिछले पाठ में हमें पढ़ चुके थे। इसके बाद में ये युग्मक जनन की प्रक्रिया होने के बाद में इस पाठ के शुरुआत में हमने पढ़ा था, पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है परागण। परागकण जो परागकोश में है, नर युग्मक इनके अंदर हैं, परागकणों में है। इन नर युग्मकों को अंतिम रूप से इस मादा युग्मक तक पहुंचना है, यानी नर युग्मकों का स्थानांतरण जो है वो मादा युग्मक तक होना है। तो इस युग्मक स्थानांतरण की क्रिया में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला ही जो स्टेप आता है वो होता है परागण या पोलिनेशन। परागण की जो क्रिया है, उस परागण में परागकण जो हैं वो आकर गिर जाते हैं वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद में आगे इनका जो है वो विकास शुरू होगा। अब परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में आगे कई सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें परागकण का अंकुरण होता है, इससे परागनली निकलती है, वो परागनली वृद्धि करती हुई अंडाशय में, बीजांड में, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, और फिर मादा युग्मक यानी अंड कोशिका जो है वहां पर नर युग्मकों को छोड़ देती है। यहाँ पर ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं, इनको एक सामूहिक शब्द जो है वो दिया जाता है, या सामूहिक शब्द में समाहित इसको किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। यानी परागकण जो पराग है और स्त्री केसर जो जायांग है, इनमें आपस में एक क्रिया होती है, और उस आपसी क्रिया के फलस्वरूप जो है वो युग्मकों का स्थानांतरण होता है। इस पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही आगे निषेचन की क्रिया होगी। अब इस निषेचन की क्रिया में यदि हम देखें, आवर्तबीजी पादपों में जो निषेचन की क्रिया है उसमें अलग अलग स्टेप पाए जाते हैं। पहली चीज निषेचन जो है वो होगा क्या? निषेचन का सीधा सा अर्थ होता है कि एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक का आपस में संलयन होना और उससे युग्मनज का निर्माण होना, ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन की प्रक्रिया। इस निषेचन प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो आवर्तबीजी पादपों में सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर के द्वारा किया गया था। स्ट्रोसबर्गर ने लीलियम नामक पादप जो है उसमें निषेचन की पूरी प्रक्रिया जो है उसको स्पष्ट किया था, और उसका विस्तृत विवरण उन्होंने दिया था। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि निषेचन क्रिया का अध्ययन लीलियम पादप में और स्ट्रोसबर्गर ने किया था। अब इस निषेचन प्रक्रिया में या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में अलग अलग चरण जो होते हैं वो कौन से चरण होंगे? तो सबसे पहला जो चरण है वो है परागकण जो वर्तिकाग्र पर पहुंच चुके हैं उन परागकणों का अंकुरण। तो परागकण का अंकुरण यह पहला चरण होगा। परागकण जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसकी संरचना में भी हमने देखा था, परागकण में बाहर की तरफ पाया जाता है बाह्य चोल, और अंदर की तरफ पाया जाता है एक पतला और लचीला अंतस्चोल। बाह्य चोल जो है इसमें जगह जगह पर छेद होते हैं, जिनको हम कहते हैं जनने रंध्र। पहले चरण में परागकण का अंकुरण जो होगा उसमें अंतस्चोल जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
वर्तिकाग्र जो है इस पर अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ये वर्तिकाग्र जो है वो अपनी ही जाति के उपयुक्त परागकण की पहचान करता है और पहचान करने के बाद में ये परागकण जो है इसकी अंतःभित्ति या अंतःस्चोल जो होता है वह वृद्धि करने लगता है, या वृद्धि करके यूं कह सकते हैं बाहर की ओर आने लगता है। और ये वृद्धि करके जैसे जैसे बाहर की ओर आने लगता है एक नलिका जैसी संरचना बनाता है। इस नलिका जैसी संरचना को हम कहेंगे परागे नली। तो परागकण से पराग नली का निकलना या विकसित होना, यह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है परागकण का अंकुरण। अब सामान्य स्थिति में यदि हम देखें तो एक परागकण पर जनन रंध्र जो है उनकी संख्या 1 या फिर 3 हो सकती है। सामान्य स्थिति में यदि देखा जाए तो यदि 3 जनन रंध्र भी हैं तो भी केवल एक ही जनन रंध्र से परागनली विकसित होगी। लेकिन कई परागकणों में ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा परागनलियां भी विकसित हो सकती हैं। इस आधार पर देखें तो अंकुरण 2 प्रकार का होता है। हालांकि कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन केवल समझने के लिहाज से ध्यान में रखें। यदि एक परागकण से केवल एक परागनली निकलती है तो उसे हम कहते हैं एक नलिकीय परागण, एक नलिकीय अंकुरण। और यदि एक परागकण से एक साथ एक से ज्यादा परागनलिकाएं निकलती हैं तो उनको हम कहते हैं बहुनलिकीय अंकुरण। लेकिन चाहे बहुनलिकीय अंकुरण हो तो उसमें एक से ज्यादा परागनलियां शुरुआत में निकल जरूर सकती हैं, लेकिन एक विकसित परागनली या विकास जो है वो जिस परागनली का होगा वो किसी एक का होगा। बाकी दोनों परागनलियां जो हो वो शुरुआती अवस्था में ही बाद में नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से एक परागकण, उपयुक्त परागकण की पहचान करने के बाद में उस परागकण से परागनली का अंकुरण या विकास होना जो है वो शुरू होता है। यह है पहला चरण है। इसके बाद में दूसरा जो चरण है उसमें परागकण के अंकुरण से जो परागनली निकली थी उस परागनली की वृद्धि होती है या परागनली लगातार बढ़ती है। परागनली की वृद्धि जो है वो प्रारंभ होती है परागकण से। परागकण से परागनली निकलने के बाद में प्रवेश करती है वर्तिकाग्र में। उसके बाद में वर्तिकाग्र से आगे ये प्रवेश करती है कहाँ पर? वर्तिका में। अब वर्तिका में परागनली की वृद्धि जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कई पादप जो हैं उनमें जो वर्तिकाएं पाई जाती हैं वो बीच में से खोखली होती हैं, यानी उनके लिए उनमें परागनली के लिए बनाया एक रास्ता पहले से ही होता है। उस खोखले भाग से परागनली लगातार आगे बढ़ के अंडाशय की ओर चली जाती है। लेकिन कई पादप जो है उसमें वर्तिका जो है वो ठोस होती है, जो बड़ी होती है मर्दूतक कोशिकाओं से। उन पादपों में परागनली की वृद्धि जो है वो या तो उन मर्दूतक कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं उनके बीच में से रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ती है, या फिर वो उन मर्दूतकीय कोशिकाओं को गलाती जाती है। एंजाइम की सहायता से वो मर्दूतक कोशिकाएं अपघटित होती हैं और परागनली जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके लिए आगे रास्ता जो है वो भी बनता जाता है। इस प्रकार से परागनली जो है वो वृद्धि करते हुए वर्तिकाग्र और वर्तिका को पार करके अंडाशय में पहुंचती है। अब अंडाशय में पहुंचने के बाद में उसे प्रवेश करना होता है अगले स्थान की ओर या अगले बिंदु की ओर, और वो अगला जो उसका पॉइंट होता है वो अगला पॉइंट होता है बीजांड। तो परागनली वृद्धि करते हुए फिर बीजांड में प्रवेश करती है। अब परागनली का बीजांड में जो प्रवेश होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, 3 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। एक, या तो बीजांड के अंदर यदि हम देखें तो उसमें पहले प्रवेश को समझने के लिए पहले बीजांड की संरचना थोड़ी सी ध्यान में रख लें। बीजांड के एक सिरे पर पाया जाता है बीजांड द्वार, उसके विपरीत जो दूसरा सिरा होता है उसको हम कहते हैं निभाग, और इसके अलावा बीजांड जो चारों ओर से घिरा रहता है वो होते हैं 2 अध्यावरण। तो अध्यावरण, बीजांड द्वार और निभाग, ये 3 अलग अलग भाग हैं। इनसे होकर एक परागनली जो है वो बीजांड में प्रवेश कर सकती है। पहले प्रकार का जो प्रवेश होगा वो होगा बीजांड द्वारीय प्रवेश। जब परागनली बीजांड में बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करेगी, यहां से बढ़ती हुई ये जो परागनली है ये लगातार बढ़ती हुई परागनली आगे की ओर यूं आती है और फिर बीजांड में प्रवेश करती है। तो ये हो गया बीजांड द्वारीय प्रवेश। ज्यादातर पादपों में, अधिकांश पादपों में देखा जाए तो बीजांड में परागनली का प्रवेश जो है वो बीजांड द्वारीय प्रवेश ही होता है। बीजांड द्वार का कार्य भी परागनली को रास्ता देना होता है ताकि परागनली बीजांड में प्रवेश कर सके। तो अधिकांश पादपों में बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप जो है वो भी कुछ पादपों में मिल सकता है। कई पादप जो हैं उसमें परागनली का प्रवेश, बीजांड में प्रवेश जो है वो बीजांड द्वार के बजाय निभागीय सिरा जो है
उससे होकर भी होता है, तो उसे हम कहेंगे निभागीय प्रवेश। ये बहुत कम पादपों में पाया जाता है, कुछ ही पादपों के अंदर ये निभागीय प्रवेश जो है उसकी क्रिया जो है वो पाई जाती है। जैसे केजुराइना, केजुराइना के पौधे में निभाग सिरे से होकर पराग नली का बीजांड में प्रवेश होता है। और तीसरा जो रास्ता है वो है अध्यावरणीय प्रवेश। पराग नली जो है वो बीच में से माध्यमिक रास्ता अपनाती है, ना निभाग से ना बीजांड द्वार से, अध्यावरण से होकर क्या करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। तो ये तीनों रास्तों से हो सकता है, इस रास्ते से भी, अध्यावरण से भी और बीजांडे द्वारीय सिरे से भी। तो तीनों में से किसी एक रास्ते को अपनाकर बीजांड द्वारीय, निभागीय या अध्यावरणीय प्रवेश ये दर्शाती है। इसके बाद में जब इसका प्रवेश हो जाता है बीजांड में परागनली का, तो उसके बाद में जो परागनली है वो प्रवेश करती है बीजांड में पाए जाने वाले भ्रूणकोश में, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य जो है वो है नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाना, और मादा युग्मक यानी अंड कोशिका जो वो भ्रूणकोश में है। अब भ्रूणकोश में इसका जो प्रवेश है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। भ्रूणकोश में इसका प्रवेश जो है वो भी 3 सिरों से हो सकता है। ये भ्रूणकोश है जो यहाँ पर विकसित हुआ है, जैसे जैसे ये बढ़ता है अध्यावरण के संपर्क में आ जाता है। अब इसका रास्ता जो है, एक रास्ता ये हो सकता है कि ये अंड कोशिका के बाहर की ओर जो कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। तो एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका जो है उसकी भित्ति के बीच में से होते हुए ये प्रवेश करे, तो पहला जो रास्ता अपना सकते हैं भ्रूणकोश में प्रवेश का वो ये कि भ्रूणकोश में परागनली का प्रवेश सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से होकर होता है। दूसरा, सहायक कोशिका और बाहर की ओर जो अध्यावरण या बीजांड काय है उसके बीच में से यहाँ से होकर हो सकता है, ये दूसरा रास्ता रहेगा। और तीसरा रास्ता जो ज्यादातर पादपों में पाया जाता है वो ये है, सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए दोनों में से किसी एक सहायक कोशिका को नष्ट करेगी परागनली, और उसके कारण से, उसके नष्ट होने के कारण से जो रास्ता बनता है उस रास्ते से होकर परागनली जो है वो कहाँ पर प्रवेश करेगी, भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। तो सामान्य स्थिति में देखें तो बीजांड द्वार में प्रवेश जो है वो बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है, और भ्रूणकोश में प्रवेश जो है वो होता है सहायक कोशिका के माध्यम से। अब हम एक प्रारूपिक प्रवेश की बात कर रहे हैं, प्रारूपिक घटना की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, परागनली, अब एक चीज और ध्यान में रखें, बीजांड द्वारीय हो, निभागीय हो या अध्यावरणीय प्रवेश हो, परागनली का बीजांड में प्रवेश चाहे कहीं भी हो, लेकिन भ्रूणकोश में प्रवेश है वो बीजांड द्वारीय सिरे से ही होगा। यहां से आ रही है तो सीधे यूं जाएगी जाएगी भ्रूणकोश में, यहां से आ रही है तो भी मुड़कर यूं ही जाएगी, और यहां से आ रही है तो भी मुड़कर यूं ही जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखें, भ्रूणकोश में प्रवेश हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से, यानी जिस ओर अंड समुच्चय होता है उसी ओर से होता है। अब सामान्य स्थिति में इसमें प्रवेश होगा कैसे, जैसे ही परागनली यहां तक पहुंचती है तो किसी एक सहायक कोशिका के पास में जब ये आती है तो वो सहायक कोशिका डीजनरेट होने लगती है, अपघटित होने लगती है या नष्ट होने लगती है। सहायक कोशिका नष्ट होने लगेगी, और इस नष्ट होने वाली सहायक कोशिका में बाद में कुछ विशेष तंतुरूपी संरचनाएं बनती हैं। इन तंतुरूपी संरचनाओं को हम कहते हैं तंतुरूप समुच्चय। तो तंतुरूप समुच्चय का निर्माण होता है, और तंतुरूप समुच्चय जो है वो रास्ता प्रदान करता है परागनली को आगे बढ़ने का। इसके बाद में जैसे जैसे ये परागनली सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है उसके बाद में ये सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, और सहायक कोशिका नष्ट होने के कारण से परागनली जो है वो सीधे सीधे कहाँ पर आ गई, इस केंद्रीय कोशिका में आ गई। अब केंद्रीय कोशिका में आने के बाद में परागनली का अंतिम सिरा जो है, इसे अंतिम सिरे का टूटना होता है, अंतिम सिरे पर एक छेद बनता है, और इस छेद के कारण से इसमें जो दोनों नर युग्मक हैं वो दोनों नर युग्मक यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, यानी केंद्रीय कोशिका में छोड़ दिए जाते हैं। तो अंतिम रूप से देखा जाए तो नर युग्मक जो है वो केंद्रीय कोशिका में छोड़ दिए गए। अब एक परागनली से होकर 2 नर युग्मक जो है वो प्रवेश करते हैं, इसके बाद में परागनली भी नष्ट हो जाती है, उसका कोई कार्य नहीं रहा। अब ये जो 2 नर युग्मक हैं इनमें से एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के पास में जाएगा गति करते हुए, और दूसरा नर युग्मक जो 2 ध्रुवीय केंद्रक थे जो आपस में मिलकर एक द्वितीयक केंद्रक बना चुके हैं उन तक आएगा। इस प्रकार से ये दोनों नर युग्मक जो हैं वो आगे निषेचन का कार्य करेंगे। तो अगला जो चरण है वो होगा युग्मक के संलयन, या इसको हम वास्तविक रूप से क्या कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं। तो अगले चरण में निषेचन होगा, अंतिम रूप से जो है वो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर होती है।
अब ये निषेचन जो आवर्तबीजी पादपों में होता है वो भी विशेष प्रकार का होता है, इसको हम कहते हैं दोहरा निषेचन। ये आवर्तबीजी पादपों की एक विशेषता है। आवर्तबीजी पादप जो हैं उनमें दोहरा निषेचन होता है, और दोहरे निषेचन के कारण से एक और विशेष क्रिया भी यहाँ पर होती है जिसको हम कहते हैं त्रिसंलयन। तो आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन होता है। अब ये दोहरा निषेचन है क्या, उसे समझने के लिए इन दोनों नर युग्मकों का भविष्य जो है वो देखें। एक नर युग्मक जो यहाँ पर रिलीज हुआ, जो यहाँ पर छोड़ा गया, पहला नर युग्मक, तो इन दोनों में से कोई एक नर युग्मक जो है, जिसे हम प्रथम नर युग्मक कह सकते हैं, वो प्रथम नर युग्मक के अंड कोशिका जो है, यानी जो मादा युग्मक है, उस मादा युग्मक के पास में आकर उससे संलयित हो जाता है, और उससे संलयित होने से दोनों अगुणित कोशिकाएं हैं, ये नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों अगुणित कोशिकाएं आपस में संलयित होकर निषेचन करते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप वो संरचना बनाती हैं एक द्विगुणित संरचना, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब यह निषेचन की जो सामान्य परिभाषा है उसके ऊपर खरा उतरता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सत्य, या फिर कह सकते हैं वास्तविक निषेचन, या फिर इसे प्राथमिक निषेचन जो है वो भी कहा जाता है, या युग्मक संलयन भी इसको कहते हैं। तो पहला निषेचन हो गया कौन सा, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संलयित होकर एक द्विगुणित नर युग्मक का निर्माण करता है, जिसे हम सत्य या वास्तविक निषेचन कहें। अब दूसरे नर युग्मक का भविष्य क्या होगा वो देखें। द्वितीय नर युग्मक जो इनमें से एक बच गया है, वो नर युग्मक आगे जाकर पहुंचता है किसके पास, द्वितीयक केंद्रक के पास में। द्वितीयक केंद्र के जो वास्तव में यदि देखा जाए तो बना है किससे, दो प्राथमिक ध्रुवीय केंद्रकों से। तो दो ध्रुवीय केंद्रक मिलकर एक द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, यानी इसमें दो केंद्रक हैं, और एक अगुणित केंद्रक जो है वो नर युग्मक का केंद्रक हो गया। इनका आपस में संलयन होता है, और इनके संलयन से बनती है संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये शब्द ध्यान में रखें, ये भ्रूणकोश है और ये भ्रूणपोष है, जो भ्रूण का पोषण प्रदान करेगा। भ्रूणकोश निषेचन से पहले बनने वाली संरचना है, भ्रूणपोष निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और ये त्रिगुणित होता है। अब इस आधार पर देखें तो ये जो है वो भी निषेचन ही हो गया, लेकिन वास्तविक निषेचन नहीं है, क्योंकि वास्तविक निषेचन में तो नर और मादा युग्मक मिलते हैं और युग्मनज बनता है। इसमें नर युग्मक तो है लेकिन मादा युग्मक नहीं है, द्वितीयक केंद्रक से संलयन हो रहा है, और उत्पाद जो है वो भी युग्मनज नहीं बन रहा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन रहा है। इसलिए यह जो निषेचन है इसको कहा जाता है आभासी या फिर द्वितीयक निषेचन। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश में यदि देखा जाए तो निषेचन की घटना जो है वो दो बार होती है। एक बार में, पहली बार में प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है, और दूसरी बार द्वितीय नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इसको हम आभासी या द्वितीय निषेचन कहते हैं। और एक भ्रूणकोश में दो बार निषेचन होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, दोहरा निषेचन। अब दूसरा शब्द आता है त्रिसंलयन। इसका अर्थ क्या होगा, द्वितीयक निषेचन जो हुआ है उसमें तीन अलग अलग केंद्रक, एक नर युग्मक केंद्रक और दो द्वितीयक केंद्रक या दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलयित होते हैं। तो आभासी संलयन में तीन अगुणित नर युग्मकों का आपस में संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तीन केंद्रकों का संलयन होने के कारण से इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और इस त्रिसंलयन का जो महत्वपूर्ण उत्पाद बना है वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो आगे जाकर भ्रूणपोष नामक एक संरचना बनाता है। अब ये भ्रूणपोष का विकास जो है वो कैसे होगा उसको हम अभी देखते हैं। तो भ्रूणपोष का विकास जो है वो हम इसके आगे पढ़ते हैं। त्रिसंलयन का महत्व क्या हो गया, भ्रूणपोष का विकास होना। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना। वास्तविक निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बना है वो आगे जाकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और इस भ्रूण को विकास के लिए, भ्रूण को विकसित होने के लिए जो पोषण चाहिए वो पोषण भ्रूणपोष ही इसे प्रदान करेगा। तो ये इसका महत्व हो गया। यदि
द्वितीयक निषेचन नहीं हो तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नहीं बनेगा, और भ्रूणपोष नहीं बनेगा तो भ्रूण का विकास के लिए पोषण जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये निषेचन तक की जो घटना है वो हमने पढ़ी। इसके बाद में निषेचन के आगे वाली घटनाएं यानी भ्रूणपोष का विकास और भ्रूण का विकास कैसे होता है वो हमें पढ़ेंगे। तो अगला बिंदु जो है वो हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष का विकास। लेकिन यहाँ पर ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, परागनली की वृद्धि वगैरह, इसमें से भी एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखें। परागनली जो है उसमें होने वाली जो वृद्धि है इसको कहा जाता है एक दिशीय वृद्धि, और इसे रसायन अनुचलन वृद्धि जो है वो भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है इसको और ध्यान में रख लें। इसका कारण सीधा सा ये है कि परागनली परागकण से निकलने के बाद में वर्तिकाकर वर्तिका अंडाशय बीजांड और फिर भ्रूणपोष की ओर ही गति करती है, कोई दूसरी दिशा में नहीं जाती है। तो केवल एक विशेष दिशा में ये वृद्धि करती है, इसलिए इसे एक दिशीय वृद्धि कहते हैं। और ये वृद्धि क्यों होती है, परागनली इसी दिशा में क्यों बढ़ती है, किसी दूसरी साइड में क्यों नहीं जाती, उसका कारण ये है कि अंडाशय बीजांड और भ्रूणकोष जो हैं वो कुछ रसायन स्रावित करते हैं और वो रसायन परागनली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार रसायन जो हैं वो परागनली में अनुचलन वृद्धि को प्रेरित करते हैं, इसलिए इसे प्रेरित रसायन अनुचलन वृद्धि जो है वो भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु जो है भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है और भ्रूणपोष क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। हाँ, तो अगला बिंदु जो है भ्रूणपोष, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली चीज ये है कि भ्रूणपोष जो है वो कहेंगे किसे, त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है वो आगे जाकर एक त्रिगुणित संरचना का विकास करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। तो ध्यान में रखें, भ्रूणपोष जो है वो एक त्रिगुणित संरचना या त्रिगुणित कोशिका से बनने वाली संरचना है। अब इसका विकास जो है वो किस प्रकार से होगा, एक चीज और ध्यान में रखें कि पहले निषेचन से युग्मनज बना था और फिर भ्रूणपोष केंद्रक बना है। अब आगे जाकर होगा क्या, ये जो दो अन्य कोशिकाएं होती हैं, युग्मनज बन गया, उसके बाद में सहायक कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, इनका भविष्य जो है वो ध्यान में रखें। प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, और बीच में केवल एक केंद्रीय कोशिका जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो बचती है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन करेगा और उसके कारण से ये एक बड़ी ठोस संरचना का निर्माण करेगा जो भ्रूण को विकास में पोषण प्रदान करेगी, और ये युग्मनज आगे जाकर विकास करेगा तो ये बनाएगा भ्रूण। इस भ्रूण का विकास प्रारंभ हो उससे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का बन जाना जरूरी है, क्योंकि विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण मिल सके, इसलिए भ्रूणपोष जो है वो विकसित होगा। और जैसे जैसे भ्रूणपोष विकसित होता है वैसे वैसे बीजांड पर दबाव जो है वो बढ़ता जाता है। तो भ्रूणपोष का विकास जो है वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होगा। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से इस भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, उस विकास की प्रक्रिया के आधार पर ये जो भ्रूणपोष पादपों में पाया जाता है वो तीन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक पहला जो इसका प्रकार है वो है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष या केंद्रीय भ्रूणपोष जो है वो भी इसको कहा जाता है। अब मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो है वो कैसे विकसित होगा उसको देखें। इसमें एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी त्रिगुणित केंद्रक है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बन जाएंगे। अब इसके बाद में सामान्यतः क्या होता है, समसूत्री विभाजन होने के बाद में केंद्रक जब दो बंट जाते हैं तो उसके बाद में उनमें कोशिका भित्ति बनती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा और बनने वाले केंद्रक जो हैं वो फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरह से बहुत सारे असंख्य केंद्रक जो हैं वो बन जाते हैं और ये इस पूरी केंद्रीय कोशिका को घेर लेते हैं। इसके बाद में इस केंद्रीय कोशिका में बीच में एक बड़ी रिक्तिका बनती है और जैसे जैसे ये रिक्तिका बढ़ती है इसका आकार बड़ा होता जाता है। इसके जीवद्रव्य में पाए जाने वाले जितने भी केंद्रक हैं वो सारे कहाँ पर आ जाते हैं, परिधि पर। इसके बाद में ये जो केंद्रक बने हुए हैं इन केंद्रकों के बीच बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है और वो कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है किनारे से या परिधि से। तो परिधि की ओर से बाद में ये कोशिका भित्ति बननी शुरू होती है। इस प्रकार से शुरुआत में जो ये भ्रूणपोष जो था वो कैसा था, तरल प्रकार का, उसके बाद में ये कैसा होता जाता है, ठोस। इसे हम मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहेंगे। कैसे बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं, प्रत्येक विभाजन के फलस्वरूप नए केंद्रक बनते जाते हैं, परंतु उनके मध्य कोशिका भित्ति नहीं बनती, जिससे एक तरल भ्रूणपोष बन जाता है।
इसके मध्य एक रिक्तिका विकसित होने से सभी केंद्रक जो है वो परिधि पर आ जाते हैं या समस्त जीवद्रव्य परिधि पर आ जाता है और उसके पश्चात परिधि की ओर से कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है, जिससे ये धीरे धीरे ठोस होता जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं नारियल पानी। कच्चा जो नारियल होता है उसमें केवल पानी होता है, वो उसका प्राथमिक भ्रूणपोष उसका भ्रूणपोष ही होता है। बाद में जैसे जैसे नारियल पकता जाता है वैसे वैसे किनारे पर या परिधि पर गिरी जो है वो जमना होने लगती है, गिरी बनने लगती है। वो गिरी बनती है कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होने के बाद में, और लास्ट में जाकर देखा जाए तो केवल क्या बन जाती है, सारी के सारे जो जितने भी केंद्रक हैं उनके बीच में कोशिका भित्ति बनने से सारा जो भ्रूणपोष है वो ठोस हो जाता है, जो खोपरे या गिरी के रूप में हम देखते हैं। और पानी जो है वो यानी तरल भ्रूणपोष है वो ठोस भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। नारियल में यही खाने वाला भाग होता है। उसके बाद में दूसरे प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होगा, एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन हुआ, उससे दो केंद्रक बने, दोनों के बीच में कोशिका भित्ति बन गई, फिर इसमें विभाजन हुआ, फिर भित्ति बन गई, इसमें विभाजन हुआ, फिर भित्ति बन गई। तो प्रत्येक विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति बनती जाती है, जिसके कारण से ये भ्रूणपोष जो बनता है वो शुरू से ही कैसा रहता है, ठोस प्रकार का। इसे हम कहेंगे कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। और ये कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष जो है वो मिलता है वर्बेस्कम नामक पादप में। इसके बाद में एक तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष जो है उसकी हम और बात करते हैं। तीसरे प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में पहले समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनेगी, और ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं इनके बीच में कोशिका भित्ति बन जाएगी। एक कोशिका भित्ति इस प्रकार से बनती है जिसके कारण से कोशिका जो बनती है दो, उनमें से एक बड़ी और एक छोटी होती है। सामान्यतः बीजांड द्वारीय सिरे वाली जो कोशिका है वो कैसी होती है, बड़ी। निभागीय सिरे की जो कोशिका है वो कैसी होती है, छोटी। तो ये निभागीय सिरे पर छोटी कोशिका पाई जाती है और एक बीजांड द्वारीय सिरे पर एक बड़ी कोशिका जो है वो पाई जाती है। अब इस कोशिका में विभाजन जो है वो लगातार विभाजन होंगे, और ये लगातार विभाजन के बाद में प्रत्येक विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति भी बनती जाएगी। इसलिए बीजांड द्वारीय सिरे पर जो कोशिका है वो बनाएगी कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। लेकिन निभागीय सिरे वाली जो छोटी कोशिका है उसमें जब आगे विभाजन होंगे तो वो मुक्त केंद्र की प्रकार के होंगे, यानी विभाजन तो होंगे लेकिन विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पर बनेगा तरल प्रकार का भ्रूणपोष। इसलिए इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो कोशिकीय प्रकार का भी है और मुक्त केंद्र की प्रकार का भी है, इसलिए इसको कहा जाता है माध्यमिक प्रकार का भ्रूणपोष। तो तीन प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं, विभाजन हो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, लेकिन प्रत्येक वो विभाजन मुक्त केंद्र की प्रकार का हो, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो तो मुक्त केंद्र की या तरल भ्रूणपोष बनता है। प्रत्येक विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण हो तो कोशिकीय प्रकार का, और दो प्रथम विभाजन से जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें एक से कोशिकीय भ्रूणपोष और दूसरे से मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष विकसित हो तो उसे हम कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। अब अंतिम चीज जो आती है वो है भ्रूणपोष का महत्व है। ये जो भ्रूणपोष बना है, इस भ्रूणपोष का बनना जरूरी है क्योंकि भ्रूण को पोषण यही प्रदान करेगा। तो भ्रूण के पोषण का जो स्रोत होता है, पोषण का स्रोत वो भ्रूणपोष ही होता है, तो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा भ्रूणपोष जो है वो एक त्रिगुणित संरचना है जिसमें दो अलग अलग पादपों के केंद्रक आपस में मिले, इसलिए इनमें संकर ओज का गुण पाया जाता है। इन कोशिकाओं में पोषक तत्व बनाने की क्षमता ज्यादा होती है, जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भ्रूण को पोषण प्रदान कर सकते हैं। और यह भी देखा गया है कि यदि ये भ्रूणपोष नहीं हो तो युग्मन से आगे जाकर भ्रूण जो बनेगा और फिर जो बीज बनेगा वो बीज जो है वो नया पादप विकसित करने की क्षमता ही नहीं रखता है। तो पादप के बीज के पूरे विकास के लिए, बीज के पूर्ण परिवर्धन के लिए इस भ्रूणपोष का होना जो है वो आवश्यक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक चीज़ें हमने जो पढ़ी वो कल तक पढ़ा था कि परागण कैसे होता है, परागण के बाद में आगे परागनली की वृद्धि, परागनली के द्वारा नर युग्मकों को भ्रूणकोश में छोड़ना, उसका निषेचन होना, निषेचन से युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का बनना, और भ्रूणपोष केंद्रक से फिर भ्रूणपोष का विकास होना, ये सारी प्रक्रियाएं आज हमने पढ़ी। कल हमें इस युग्मनज से भ्रूण का कैसे विकास होता है वो हमें पढ़ेंगे, जो इसे चैप्टर का अगला बचा हुआ भाग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।